धन धन ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी के सामने रखते हैं। तो आप सभी का आज के लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो शुरुआत वैसे ही जो हमारा रूटीन में टॉपिक चल रहा है और उसी टॉपिक को लेके हर रोज़ नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं और उन्हीं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं भी किस रूप में कौन सी चीज़ सामने आ रही है। और हर रोज़ नई जानकारियाँ मिलती हैं, नए तरीके से मिलती हैं। तो जो जानकारियाँ हमें मिलती हैं हम आपको समझा देते हैं, आप आगे कैसे समझते हैं ये आपके ऊपर है। तो हाल फिलहाल क्या है कि जोर लगा हुआ है इस बात पे कि किसी न किसी तरह एक तो लोगों को उलझाया जाए। जो हजूर पिताजी की सोच है या परम पिताजी की जो विचारधारा है, डेरे की जो विचारधारा है, वो एक सर्वधर्म सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा है। उस विचारधारा में आइसोलेट किया जा रहा है डेरा को, मतलब अलग किया जा रहा है भाई ये हम अलग हैं और अलग कुछ इस तरह से हैं। और उसमें परम पिताजी की सिद्धांत हो गए या हजूर पिताजी के सिद्धांत हैं, इन सारे सिद्धांतों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। नौटंकी ऐसी परोसी जा रही है भी उनको लगता है, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, वो करें क्या इसके अलावा। उस नौटंकी को मेंटेन करना उनकी ज़रूरत है। कुछ जानकारियाँ हमारे पास हैं, वो जानकारियाँ अजीब हैं। कल मैंने आपको बताया था अभी क्या क्या वहाँ चल रहा है और कैसे चल रहा है। अब तो चीज़ ऑनलाइन ही होने लगी हैं। अब तो क्या वहाँ जो हो रहा है वहाँ पैसों के हिसाब से काम हो रहा है। विदेश के लोगों को क्या बुलाया जा रहा है, स्पेशल एयरपोर्ट पे बाकायदा गाड़ियाँ भेजी जा रही हैं भी आओ मिलो। तो एक चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की, हालांकि मैं उस दौर से पहले निकला हूँ, पर क्या सुनने में अजीब लगेगा आपको, वो ये कि जब आप कभी आपने सीखी हो सम्मोहन क्रिया या इस तरह की क्रिया जो हिप्नोटिज़म जिसे कह देते हैं, ये साइंटिफिकली भी पॉसिबल है और रिद्धि सिद्धि वाले थोड़ा बहुत करते हैं। हमने थोड़ा सा सर्वे करके देखा कुछ लोगों पे और इस तरह से सर्वे किया भी ये पता करने की कोशिश की जाए कि क्या चल रहा है, कैसे, मतलब किसका क्या ओपिनियन है। तो उसमें दो तरह के लोग लिए हमने। एक वो जो बरनावा जाकर आए हैं और एक वो जो नहीं गए। तीसरी कैटेगरी वो थी जो बरनावा गए और नज़दीक से देख कर आए हैं। चौथी कैटेगरी में मतलब पहली कैटेगरी जो बरनावा गए लेकिन दूर से देख कर आए, तो इस तरह से गए। हिप्नोटिज़म क्या है, सम्मोहन क्रिया क्या होती है, जब आपका अपना अंतर्मन काम करना बंद कर दे, जब आप सोचना बंद कर दें, तब सामने वाला आदमी आपका दिमाग हाईजैक कर लेता है। हाईजैक नहीं करता, एक तरह से आपके दिमाग पे कंट्रोल ले लेता है। वो तब है जब आप ना सोच रहे हो, लेकिन अगर आपका ब्रेन एक्टिव है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कह देते हैं, अंतर्मन एक्टिव है और वो कन्फ्यूज़न में है, तब सामने वाला आदमी आपका ब्रेन कंट्रोल में नहीं ले सकता। ये मतलब एक सिंपल सा लॉजिक है। ऐसा एडम ब्लॉक के व्यास भी ऐसे ऐसे महानुभाव थे या हैं जो इस तरह का काम करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। और मैं भी ऐसे लोगों के संपर्क में आया जो इस तरह का काम करते थे। और एक टाइम ऐसा था जब मैं भी उन्हीं समझता था भी इन जैसे तो लोग ही कोई नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मेरे को उसी तरह के दूसरे लोग भी मिले, मेरे को शक हुआ और शक होकर मैंने जब जानना चाहा तो मुझे समझ में आया भी कैसे ये सिस्टम काम करता है। मतलब क्या, एक सेशन होता है, उस सेशन के तरह उसमें काम होता है सब कुछ। और उस सेशन में जैसी चीज़ें आपको परोसी जाती हैं, एक तरीका होता है, पैटर्न होता है, उसी पैटर्न में काम होगा। वो एक डिफाइंड पैटर्न होता है। इसी तरह कुछ है कि जो लोग वहाँ गए और जो लोग इस सोच के साथ गए भी हमें पकड़ के आना है, झूठ पकड़ना है, उन्होंने हर तरह का झूठ पकड़ा क्योंकि उनका अंतर्मन एक्टिव था और इतना एक्टिव था कि ये पकड़ सके, भी वो पकड़ना चाहते थे। लेकिन क्या है कि साइंस में क्या है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब आप परेशान हैं, मान लो आप अपने पारिवारिक समस्याओं से परेशान हैं, आप एक मनोवैज्ञानिक के पास चले गए, तो वो क्या करता है, जब वो आप समझ नहीं पाता है आपकी परेशानी, तो आपको हिप्नोटाइज़ करता है। हिप्नोटाइज़ करके वो आपका ब्रेन कंट्रोल लेता है और उसके बाद वो जानता है आपसे कि असल में आपके बिहाइंड द सीन आपके क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप परेशान हो। फिर उस प्रॉब्लम को समझने के बाद वो आपका सॉल्यूशन देता है साइंटिफिकली। ये मतलब एक मेडिकल में भी ट्रेनिंग होती है इस चीज़ की। कुछ इसी तरह से ये सब कुछ है।
इसमें क्या हो रहा है कि जो लोग इस मंशा से जा रहे हैं, अभी ये पता है अभी ये आदमी नकली है और इसको परखना है, उसका दिमाग एक्टिव है, वो परेशान नहीं है। और जब एक्टिव है तो वो उस चीज़ को पकड़ पा रहा है, वो उस सेशन में फंस नहीं रहा है। और जो एक्टिव नहीं है, जो मौज मस्ती के लिए जा रहा है, जो सिर्फ दर्शन करने जा रहा है, इस तरह से जो एक्टिव ब्रेन नहीं है, वो उसमें उलझ के रह जा रहा है। और ये चीज़ ऐसे ही, इसलिए हमने दो तरह से लोगों को परखा। ये तो चलो हम दुनियादारी वाले पैटर्न पे कह सकते हैं भी, अगर आप इस तरह से परखना चाहें तो बहुत आसानी से परख लेंगे। मतलब क्या है कि आप हजूर पिताजी का अंदाज सब कुछ आप रखें सामने, उनका किस बात का किस रूप में कैसे जवाब आता है वो आप अपने सामने रखें, जैसे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गलत है क्या सही। उदाहरण के तौर पे कल परसों एक वीडियो आया और उस वीडियो में क्या जी, इंसानियत के ऊपर लेक्चर था। आप उस लेक्चर को ज़रा गौर से सुनेंगे, सुनने इस तरह से सुने भी हमें इसमें गलती पकड़नी है, तब आपको हर लाइन में गलती दिखाई देगी और आपको मिल भी जाएगी वो गलती। लेकिन आप आस्था में होके आंख बंद करके सुन रहे हैं तो आप उसमें गलती नहीं पकड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। और पिताजी हमेशा ये बात बोलते थे कि आप हर रोज़ शाम को बैठ के अपनी लाइफ का एनालिसिस करो। तो एनालिसिस जब आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा। उस एनालिसिस में क्या है कि इंसानियत के ऊपर जो लेक्चर दिया जा रहा है, पिताजी का एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट था कि किसी को भी दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द को दूर करना या उसे दूर करने की कोशिश करना, उसके दुख दर्द में शामिल होना, उसे दूर बातों से या अपने कर्म से किसी भी तरह से उसे दूर करना या दूर करने की कोशिश करना, इसका नाम इंसानियत है। ये एक डेफिनेशन पिताजी ने बनाई। लेकिन इस डेफिनेशन को डिफ़ाइन कैसे किया गया है वो कल का या परसों का वीडियो है। तो उसमें क्या है कि अब एक सच कहूँ क्या है, वो गप कहूँ है क्या है, वो क्या अभी बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को प्रस्तुत कर रहा है भी। एक तरह से जैसे PR के लिए रखे होते हैं ना अखबार वाले पैसे देके, तो उस तरह से वो काम कर रहा है। उस चीज़ को आप जब समझेंगे तो आपको लगेगा अभी क्या नया क्या है इसमें, भी क्या है ये, मतलब आपको लगेगा मजाक हो रहा है आपके साथ जब आप उसको गौर से सुनेंगे। लेकिन जब आप उसको आंख बंद करके सुनना चाहेंगे, भाई ठीक है सुन के एक कान से सुना दूसरे से, क्योंकि मान तो रहा ही नहीं ना कोई, ये तो भूल जाओ कोई मान रहा है, बस सुन के इग्नोर कर दे रहे हैं। ठीक है लाइक का बटन दबाना IT विंग वालों ने बोल रखा है, वो दबाना ज़रूरी है, वो दबा देंगे, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इस पैटर्न पर आप चल रहे हो तो फिर नहीं है। एनालिसिस में मैंने आज क्या किया, मैंने एक ऐसे शख्स से बात की जो शख्स मतलब पिताजी के बहुत करीब रहा है, और इतना करीब रहा है कि उसने सत्संग पंडाल में मतलब अव्वल दर्जे के भक्त कहने वाले लोगों को भी वचन तोड़ते देखा है। इतना करीब से वो डेरा को जानता है। और मैंने उसको आज से बातचीत की, जानने की कोशिश की। मैंने कहा भी आपको कैसा लगा वहाँ पे जाके? तो बोला सब कुछ सही है। बोला बिल्कुल, क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने सब कुछ देख लिया, मुझे तो कहीं डाउट नहीं लगा। मैं कहा आपने पूछा क्या वहाँ जाके, कैसे कन्फर्म किया आपने जाके कि ये सब कुछ सही है? बोला जी मेरे मन में एक बात थी, मैं परेशान था अपनी फैमिली किसी प्रॉब्लम से, तो ये परेशान था और उन्होंने कहा भी इस प्रॉब्लम का हल हो जाएगा, तो मुझे लगा ये तुम जानते हैं। मैंने कहा आपकी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में क्या एडम ब्लॉक जानता था? बोला बहुत अच्छे से जानता है। क्या आपकी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में कौन कौन जानता है? बोला सबको मालूम है, ये ओपन सीक्रेट है, मतलब सबको पता है वो प्रॉब्लम क्या है, और वो प्रॉब्लम 25 अगस्त के बाद ही शुरू हुई है, वैसे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बोला ये प्रॉब्लम सबको पता है इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं कहा फिर इसमें कितनी बड़ी बात है कि ये प्रॉब्लम तुम्हारे मिलने से पहले बता दी गई हो, क्योंकि तुम्हारे मिलने से पहले मिलवाने वालों को ये पता था ना भी तुम मेरे साथी हो, तो फिर उसको बता दी गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बोला जी संभव है भी कोई ऐसी चीज़ जो किसी को ना पता और वो होगी हो, कहना ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर हमने कहा भी पिताजी को कितने करीब से जानते हो? बोला ऐसे से जानते हैं, इस तरह से जानते हैं। मैंने कभी दबते देखा है कोई ऐसा आदमी एडम ब्लॉक के अंदर जिसके दबाव में पिताजी कभी वो अगर कोई बात कहे ज़बरदस्ती और पिताजी मान लें? बोला ऐसा तो कोई नहीं देखा आज तक, कोई एडम ब्लॉक में, ब्रह्मचारियों में, परिवार में भी। बोला नहीं किसी की नहीं मानते ऐसे, अगर नहीं माननी तो नहीं माननी। पिताजी ने अपने स्टैंड पे पिताजी क्लियर हैं। तो मैंने उससे फिर धीरे धीरे पूछना शुरू किया अभी और क्या क्या हुआ वहाँ पे। बोला जी मेरे सामने 3-4 लोग और आए, उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने भी ये ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने कहा उनकी प्रॉब्लम सबको पता थी? बोला पता थी। ऐसा कोई था जिसकी प्रॉब्लम ना पता हो फिर भी बता दिया हो? उन्होंने ऐसा तो कोई नहीं था। फिर मैंने कहा ज़रा सोचना शुरू करो भी अगर संभावित तौर पे ये शख्स गलत हुआ तो
उसने फिर धीरे धीरे जब बातचीत करते करते 3-4 बातें बोले, हाँ व्यवहार में तो थोड़ा फ़र्क है, ये तो मैं मानता हूँ। उसके बाद क्या, हाँ एक थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब वो जैसे एक रोब होता है, एक ऑरा होता है, इसको इंग्लिश में ऑरा कह देते हैं भी, एक व्यक्ति की प्रेजेंस का ऑरा होता है, उसका रोब होता है एक एरिया में जब वो बैठा होता है। जैसे आप मान लो किसी बड़े लीडर के सामने बैठे हो तो उसका एक अपना ऑरा होगा, जब वो दबका मारेगा सारे चुप हो जाएंगे, मतलब उसका कंट्रोल होता है, कमांड होती है भी। वो कमांड मिसिंग है, मतलब जैसे पिताजी की कमांड होती है, जब पिताजी ज़रा सा बोलते हैं हाँ जी, तो इतने में मतलब या जैसे भी एकदम से बोलते हैं सडनली सारे चुप हो जाएंगे भी, गौर से सुनने वाला है सुनिए, लेकिन वो कमांड मिसिंग है। तो वो कई चीज़ें फिर उसने मानी भी ये मिसिंग है। मैंने कहा भी इसका मतलब शक के दायरे में कुछ चीज़ें तो हैं। तो धीरे धीरे लगभग आधा पौना घंटे की बहस के बाद हाँ भी शक के दायरे में कुछ चीज़ें आ गई। तो क्या कभी ये शक पिताजी को लेके कभी पिताजी पे हुआ है? बोला नहीं हुआ। वो तो क्या परखने गए थे वहाँ पे? अपनी समस्याएं लेके गए थे या सच और झूठ परखने गए थे? बोला मैं तो अपनी समस्या लेके गया। अब यही चीज़ हमने कई लोगों से पूछी, बोला हम अपनी प्रॉब्लम लेके गए। वहाँ संगत की सांझी बात नहीं की जाती, वहाँ अपनी पर्सनल समस्याओं के बारे में कुछ लोगों को मिलवाया जाता है। और किन लोगों को करीब से मिलवाया जाता है? जो वो लोग हैं जो हमारे साथ भी हैं और एडम ब्लॉक के साथ भी हैं, जो कुछ तरह के मीडिएटर है, जिनको लगता है भी एडम ब्लॉक गलत तो है, लेकिन वो एडम ब्लॉक को पूर्णतः छोड़ भी नहीं रहे, क्योंकि उनको लगता है भी कहीं हम गद्दारी में ना गिने जाएं, लेकिन ये जानते हैं कि एडम ब्लॉक गलत है। उन लोगों को ख़ास तौर पे मिलवाया गया और उनको यकीन दिलाया गया भी एडम ब्लॉक सही है। वहाँ से जब वो आए तब उनके तेवर और तरह के थे भी, बिल्कुल सही है जी, वो हमें बोलने का गलत है। लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद जब ये असर हिप्नोटिज्म का ख़त्म हो रहा है और जब दोबारा हम उनसे संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब उनके दिमाग में वो सारी बातें दोबारा से क्लिक कर रही हैं। असल में वो आपका अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड हाईजैक किया गया एक हिप्नोटिज्म के जरिए, और उसको रिलीज़ किए बिना आपको छोड़ दिया है, और जिससे कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे ही हम आपको सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव करवा रहे हैं, अचानक से आपको याद आता है हाँ यार ये तो सब गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ है, हाँ यहाँ शक तो है, गड़बड़ हो गई। और जब होती है फिर आप उसको सोचना शुरू करते हैं भी हाँ इसको दोबारा सोचो हर चीज़ को। और जब दोबारा आप सोचेंगे एक एक चीज़ को, फिर आपको याद आएगी वो सारी घटनाक्रम। और ऐसे ही फिर एक व्यक्ति ने पूरा घटनाक्रम याद करके पूरी डिटेल हमें लिख के भेजी भी क्या क्या चीज़ हुई। उस टाइम उसको भी लगा भी सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद डिटेल लिख के भेजी कि हाँ मेरे को। तो वो क्या एक साइकोलॉजिकल सेशन है, यहाँ पर साइकेट्री का सेशन बोल देते हैं। उस सेशन में आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है। आप सिंपल सा तरीका है उसमें क्या कि आपको अपने ब्रेन को शांत करना है। आपका एक अंतर्मन जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सा तरीका है, बैठिएगा, नाम जपते हैं जैसे लोग, नाम जपने के लिए बैठिएगा तो आप लंबा सांस खींचिए, लंबा सांस खींचिए धीरे धीरे, 1 बार 2 बार 3 बार खींचते रहेंगे। धीरे धीरे आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपका सांस खींचने में होना चाहिए। और जब आपको लगे भी आपका ध्यान सिर्फ आपके सांस खींचने में है, आपको अपने सांस लेने की आवाज़ आ रही है, छोड़ने की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट आपका अपने सांस पे है, धीरे धीरे आंख बंद कर लीजिएगा और उसके बाद नाम जपना शुरू कीजिएगा। करीब करीब आपको 10 मिनट बहुत होता है, 10 मिनट आप नाम जपिएगा। और नाम जपने के बाद आप सोचना शुरू कीजिए, या प्रार्थना करना चाहें तो प्रार्थना भी कीजिए भी। जो भी अरदास पिताजी की बनाई हुई है उस अरदास को, कोई भी एक अरदास आप बोलिए जो पिताजी की बनाई हुई है। उसके बाद लंबा सांस लीजिए और प्रार्थना कीजिए, और उसके बाद 10 मिनट नाम जपिए। 10 मिनट आप कंसंट्रेट कीजिए अपना ब्रेन किसी भी तरह, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, ध्यान बट जाए, फिर दोबारा लंबा सांस खींचना शुरू कीजिए और फिर दोबारा कंसंट्रेट करना शुरू कीजिए। 5-10 मिनट के बाद आप रिकॉल कीजिए वो सारी मेमोरी, दोबारा सोचना शुरू कीजिए जब आप बरनावा गए तो क्या क्या घटनाक्रम घटा। बिल्कुल एक एक चीज़ गौर से सोचना शुरू कीजिए। हर चीज़ जब एक एक बार आप सोचना शुरू करेंगे सारा, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी शुरू हो जाएगी भी आखिर वहाँ हुआ क्या था। और जब वो क्लियर होगा फिर आप खुद समझेंगे भी आपके साथ हुआ क्या है। एक्चुअल में आप उस सेशन से बाहर नहीं निकले हैं, आप उस सेशन में चले गए हैं। और उन सेशन में जाने वाले लोगों को जैसे कहते हैं ना, उनको आगरा पहुंचा दिया गया है एक तरह से। तो जैसे उदयवीर सिंह जी को आगरा पहुंचाया गया है, ऐसे मतलब आगरा में ले जाके जैसे उनको पागल खाने छोड़ दिया गया कि भाई उसके बाद उनका दिमाग चलना बंद हो गया है। और इस तरह से आपको उस सेशन से बाहर निकलना है। और उसके बाद आप जब सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि असल में हुआ क्या आपके साथ वहाँ पे। उसके अलावा पिताजी अक्सर एक बात बोलते हैं, कभी भी किसी से कुछ लेकर ना खाओ।
और कुछ ना कुछ आपने वहाँ ज़रूर खाया होगा, किसी न किसी तरह से आपको प्रसाद के रूप में दिया गया है या जैसे भी दिया गया, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर खाया गया है, तो वो चीज़ आप पे असर कर रही है। और यही चीज़ जो हम देख रहे हैं कि एडम ब्लॉक का एक दबका जो है वो इतना जोर लगा रहा है कि बस किसी भी तरह एक बार आप वहाँ पे आ जाओ, क्योंकि वो उस सेशन में हमें उलझा लेना चाहते हैं भी एक बार किसी भी तरह आ जाओ आप। तो उस इतना हालत बुरी है भी आज बरनावा में मीटिंग रख बैठे ये, और मीटिंग रख ली, और मीटिंग रखने के बाद मीटिंग में डिस्कशन की कि किसी भी तरह फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के लोगों को कैसे भी करके एक बार बरनावा लाओ। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो सेशन उन्होंने तैयार किया है उस सेशन में एक बार हम घुसा लेंगे, उसके बाद आदमी वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अब धीरे धीरे उन लोगों को जो लोग जाके उस सेशन में उलझ के आए हैं, धीरे धीरे जब हम उनसे 2 दिन 3 दिन बाद कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो सेशन से बाहर आ रहे हैं और वो समझ रहे हैं भी हाँ यार ये कुछ गड़बड़ तो है। और फिर एक सवाल अपने आप से पूछिएगा और एक सवाल हमारे लिए छोड़ दीजिएगा। सवाल ये भी, क्या कल को अगर ये शख्स असली हुआ, मतलब हम कहें भी वाकई में हजूर पिताजी हैं और आपके हिसाब से दबाव में हैं, चलो आपकी बात मान भी ले, हालांकि ये संभव नहीं है, फिर भी मान ले, और हमारे सामने विकल्प हो गया अब क्या करेंगे, तो हम तो बोल देंगे जी क्या जी आपका तो व्यवहार बदला हुआ है, आप ये अनाप शनाप क्या बोल रहे हैं, तो भी हम तो परखेंगे, भी हो सकता है धोखा हो गया, हमारे साथ इतना धोखा सरकार ने किया, हम तो परख लेंगे। और हमने तो परख लिया, और वैसे तो वो नकली है ही, लेकिन फिर भी चलो 1% हमारे पास तो जवाब है। लेकिन अगर सच में नकली हुए तो फिर आपके पास क्या जवाब है? आपके पास कोई जवाब है? अगर सच में नकली हुए तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पहचान ही नहीं पाए आप। तो आपने सीखा क्या? आपने अपने गुरु को ही नहीं जाना, आपने सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने आप, और कुछ नहीं है। तो अब एक भाई पूछ रहे हैं भी आपको क्या मिल रहा है, तो हम क्या है जी, हम इलाज कर रहे हैं मानसिक रोगियों का, जो आगरा में जाके भर्ती हो गए हैं, बिना आगरा गए भर्ती हो गए हैं आगरा में, तो आप जैसे लोग उनका इलाज कर रहे हैं। तो और कुछ नहीं, हमें इलाज करके खुशी मिल रही है भाई चलो आदमी ठीक हो जाए, वहाँ से पागल हो के आ गया है। तो खैर अब क्या है, ये तो है एक आप साइंटिफिक मैटर को, इसको आध्यात्मिक तौर पे जो रिद्धि सिद्धि के जानकार हैं या रिद्धि सिद्धि समझते हैं, वो थोड़ा अपने तरीक़ों से देखते हैं चीज़ों को। वो क्या देखते हैं, वो आई कांटेक्ट और आँखों का मूवमेंट पढ़ते हैं, आई कांटेक्ट की तरह से भी, किस तरह से आई कांटेक्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या आँखें क्या बोल रही हैं और असल में क्या है, उससे वो पढ़ लेते हैं भी हाँ ये सब कुछ हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ें जो आपने फिल्मों में भी देखी होंगी, वो पिताजी बोलते हैं ना एलियंस को आँखों से ही पहचाना जा सकता है। तो वो आँखें जब आप गौर से पढ़ना शुरू करेंगे वीडियोज़ में भी, वो आँखें आपको बहुत कुछ बता देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है भी आपने पढ़नी आती हूँ तो, या आपने कभी इस चीज़ को सीखा हो या अपनी प्रैक्टिस में आप लेकर आए हैं। ख़ास तौर पे जो लोग पंचायत में बैठते हैं, पंचायत लगाते हैं, जैसे पंचायत में 2 पक्षों की बात सुनते हैं, आपसी झगड़े निपटाते हैं, तो इस तरह से जो लोग हैं उन लोगों की परख होती है आँखों की मूवमेंट की। या पुलिस के लोग ख़ास तौर पे होते हैं जो, उनकी परख होती है इस तरह की, जो पुलिस में पूछताछ करते हैं वो आंखें पढ़ लेते हैं सच और झूठ की। तो ये चीज़ें आपको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तीसरा जो पैटर्न है, ये तो हो गया एक मतलब साइंटिफिक हो गया, एक रिद्धि सिद्धि वाला। एक आपको होता है पुलिस का पैटर्न, इसको कहें क्राइम पैटर्न, क्राइम की भाषा। ये क्या है कि ये एक क्रिमिनल सेटअप भी हो सकता है, क्राइम का सेटअप भी हो सकता है। क्या है कि अचानक से, क्योंकि जब हमने आपको दिल्ली दंगे की कहानी सुनाई भी कैसे अखंड सिमरन की सारा घटनाक्रम दिल्ली दंगे की होने वाली घटनाओं से जो मेल खाता है, और यही वजह है भी दिल्ली पुलिस उस पर जांच कर रही है। और क्यों मेल खा गया, और अचानक से हर चीज़ क्यों, उस समय के जो वीडियोस 45 मेंबरों ने डाले, उस समय के जितने भी मैसेजेस जो आईटी विंग ने वायरल किए, वो हर चीज़ जब जोड़ के देखी गई तो वो दिल्ली दंगों के साथ होने वाली गतिविधियों में जुड़ती चली गई सारी। और ये चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है कि जो ये दिखाती है भी, क्योंकि एडम ब्लॉक क्या ऑर्गेनाइज संगठित अपराध करने में बहुत माहिर है, कोई पहली बार नहीं, उन्होंने बहुत किए हैं ऐसे, तो उसमें माहिर है। और ऐसे में आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी भी, ये कोई नई नहीं है। अगर आप समझेंगे कैसे, 1984 आप याद कीजिए, जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, ये सब कुछ हुआ, उसको आप
पुलिस की भाषा में जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ते हैं, या इंटेलिजेंस खुफिया विभाग की भाषा में, वो भाषा ये कि मान लो मैं कहूँ कि मेरे कहने से 10 लोग काम कर रहे हैं, और अगर मेरे को कोई अपने जाल में फंसा ले और फिर मेरी कमांड का इस्तेमाल करे गलत काम के लिए, तो इसे कहते हैं भी कमांड हाईजैक हो गई। तो 1984 के टाइम पे ऐसा ही कुछ हुआ भी जो अच्छे लोग थे उनके साथ कुछ बुरे लोग अटैच हो गए, और बुरे लोगों ने तरीके से उस कमांड को अपने अंडर ले लिया, और लोग नीचे जो है वो मैसेज गलत भेजने लगे। अब नीचे जो क्राइम हो रहे थे वो क्राइम अच्छे लोगों के खाते में जा रहे थे, और नतीजा ये कि सरकार के रिकॉर्ड में अच्छे भी बुरे गिने जा रहे थे, और बुरे तो बुरे थे ही और अच्छे भी बुरे गिन रहे थे। अब अच्छे लोगों का साथ देने वाले भी बुरे गिने जाने लगे, और नतीजा करते करते वो 1990 तक सिविल वॉर में आ गया। कुछ ऐसा ही समझो यहाँ पे भी डेरा क्या है। अब वो 1984 का टाइम नहीं रहा, लेकिन उस जैसी परिभाषा डेरे की है। डेरा भी एक सिंगल कमांड में चलता है, वो है पिताजी की कमांड में। आपको कोई बंदा आम कमांड देता है आप नहीं मानते, जब आपको बोलता है पिताजी का हुक्म है तब आप आसानी से मान लेते हैं, मतलब वो कमांड है। उस कमांड को हाईजैक कर लिया भी, वो कमांड एडम ब्लॉक के हाथ में आ गई। पीछे से कमांड आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन आप तक वो कमांड जो पहुंच रही है वो पिताजी का लेबल लग के पहुंच रही है। और ये जब कमांड हाईजैक है तो आपको जो भी काम कहा जा रहा है वो असल में सेवा है या एक क्राइम का हिस्सा है, ये आपको समझ ही नहीं आएगा। अब आप इस निगाह से जब देखना शुरू करेंगे, बरनावा के अंदर अचानक बागपत के अंदर धारा 144 लगी है, और वो कोरोना समय से लगी हुई है, और उसके बाद कोई भी आपको सभा करनी है तो उसके लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है एसडीएम से। लेकिन क्या डिविजनल कमिश्नर रोहतक ने पैरोल ग्रांट कर दी अनकंडीशनल, बागपत डीएम से परमिशन कोई ली नहीं गई, और उसके बाद बरनावा डेरा के अंदर मीटिंग शुरू हो जाती हैं लोगों की। कभी 50,000 आदमी, कभी 1 लाख, कभी 25,000, कभी 10,000, इस तरह लोगों को इकट्ठा किया गया। 10 दिन ये काम चलता है। 10 दिन बाद अचानक से ये काम बंद हो जाता है, कि अचानक से जब पुलिस ने पहला नोटिस दिया तब नहीं समझ में आया था कि मीटिंग नहीं करनी है। दूसरे नोटिस का इंतज़ार क्यों किया? इसका मतलब टारगेट पूरा नहीं हुआ था। 27 जून को टारगेट पूरा हो गया, और दूसरा नोटिस का ड्रामा करके ये सारी मीटिंग्स बंद कर दी गई। उसके बाद अचानक से ऑनलाइन सेटअप शुरू हो गया। ये सेटअप पहले भी शुरू हो सकता था, लेकिन उसके बाद अचानक से ऑनलाइन शुरू हुआ, और मेरी यकीन मानिए 2-4 दिनों में ये भी बंद होने वाला है कम्प्लीटली। क्योंकि इसका भी मुझे जो समझ में आता है, अगर आप इसको सारे सिस्टम को क्राइम के पैटर्न से पढ़ो, अब आपके दिमाग में एक चीज़ बिठा दी गई भी 45 मेंबर जैसा कहें वैसा करो, यहाँ जाने को कहें वहाँ जाओ, ये करने को वो करो। ये क्या है? ये आपके ऊपर जो कमांड है, जो सिंगल कमांड है, उसको हाईजैक कर लिया गया है, और उस कमांड से आपकी मूवमेंट कराई जा रही है। ये मूवमेंट सही है या गलत है, और ये मूवमेंट कल को किसी क्राइम का हिस्सा नहीं बनेगी। आपको अंदाज़ा था कि 25 फरवरी को जो अखंड सिमरन हो रहा है उसका इस्तेमाल किसी दंगे में भी हो सकता है। तो कुछ इसी तरह से आपको कैसे समझ में आए कि जो ऑनलाइन मीटिंग्स आप कर रहे हो, हमने क्या किया? अखंड सिमरन की प्रॉब्लम क्या थी? अखंड सिमरन में आपने घर का द्वार खोल दिया, भी कोई भी बंदा आपके घर में आके ध्यान में बैठ जाए और रजिस्टर में सबूत बनाए कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ और चला जाए, और यही सबूत पब्लिक इंटेलिजेंस को डिस्ट्रैक्ट करने के काम आए। इसी तरह आपने अब कर लिया है भी, आपने अपने इलाके में अनजान लोगों को नाम देने के बहाने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, और इकट्ठा किया गया, और उनको कभी एक इलाके में, कभी दूसरे इलाके में, कभी तीसरे इलाके में। तो क्या आपको लगता है उन अनजान लोगों को आप जानते हैं? उन अनजान लोगों में कोई क्रिमिनल भी हो सकता है? और क्या ये एक क्राइम का सेटअप है? क्योंकि ये अजीब है कि ज़बरदस्ती नाम दिया जा रहा है 2.5 साल के बच्चे को भी, मतलब ज़रूरत नहीं है फिर भी देना है। असल में नाम देना नीड नहीं है, अनजान लोगों को डेरा में घुसाना नीड है। ये आप नहीं समझ रहे हैं। और जब ये सारी चीज़ें आप समझेंगे भी, उसके बाद जैसे अब कुछ लोग लिख रहे हैं भी, कैसे वो यूपी वाले बाबा जी उनको प्रेम करना सिखा के भेज रहे हैं राहुल जैसे लोगों को, तो वो क्या है कि क्यों हैं? क्योंकि संत की शरण में जाके संत को सुन के लोग माँ बहन की गलियाँ निकालने लगे हैं। तो वे संत की शरण में नहीं गए हैं वो, क्योंकि ये माँ बहन की गलियाँ निकालना कौन से संत की शरण में जाके आएगा? कॉमन सेंस है ना, कहाँ से सीख रहा है बंदा? ये क्या है एक्चुअल में? आप डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट, आपकी सोच
डिस्ट्रक्टिव हो गई है, एक तरह से मतलब विनाशकारी हो गई है। तो ये काल का प्रभाव है देसी भाषा में। और क्राइम की भाषा में कहीं भी एक्चुअल में आपको क्रिमिनल सेटअप में इन्वॉल्व किया गया। कल को अगर कोई हादसा होता है, कल को कोई घटना घटे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप तो 45 मेंबर की आंख बंद करके मान रहे हैं, जितना पैसा मांग रहे हैं दे रहे हैं। अब कल को आप अगर ये समझें कल को कि अगर इस सेटअप से कोई क्राइम हो जाए और ये आदमी कोई इनकम्प्लीट स्टेटमेंट दे जाए या फिर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे जाए और आप घर बैठे पड़ोसियों के दुश्मन बन जाएं, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? आप घर बैठे दुश्मन बन जाएंगे ना पड़ोसियों के। तो आपके पास कोई तरीका है बाहर निकलने का, समाज से लड़ने का? असल में आप कर क्या रहे हैं? आप एक ऐसी सोच का, ऐसे सेटअप का शिकार हो रहे हैं जहां पुलिस की भाषा में इसे स्लीपर सेल कहा जाता है। भी आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है। आपको बोला गाड़ी लेके यहाँ जाओ, आप आ गए। आप बोला ये सामान वहाँ पहुँचाए, ये नहीं देखना उस सामान में क्या है ये, क्योंकि आपके दिमाग में एक स्टैंप लगा दी गई भी 45 मेंबर आपको जो कहेगा वो सही कहेगा। और ये क्राइम की भाषा है। और यही भाषा धर्म के अंदर इस्तेमाल होती है अपराध करने के लिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि नया है, ये हमेशा से होता आया है। और उसके बाद आदमी सोचता है भी मैं तो आस्था में था, मैं तो आस्था में काम कर रहा था, पुलिस मेरे को उठा के ले गई भी मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, और मैं तो मेरी आस्था थी बस। और पुलिस क्या करती, पुलिस की निगाह, लेकिन पुलिस किस तरह से देख रही है? पुलिस तो फिर आपको क्रिमिनल की तरह देखती है, वो आपको शरीफ आदमी नहीं देखती है, क्योंकि आप क्रिमिनल्स का साथ दे रहे हो। बेशक से आप अनजान हो, लेकिन आप साबित कैसे करोगे भी आप अनजान हो, क्योंकि आप तो बराबर हर जगह इन्वॉल्व हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और फिर आपको समझ में आएगा। इसलिए एक तो चीज़ ये ध्यान रखें भी, अपना अंतर्मन कॉन्सेंट्रेट मतलब जागृत रखें, उसको चलाते रहे, दिमाग को रिलैक्स मत छोड़ें भी, जो हो रहा है होने दो। जब आप रखेंगे तो ये सेशन है, ये वातावरण है, धीरे धीरे ये भ्रम आपके साथ, भ्रम जाल जिसे कहते हैं, ये टूट जाएगा। आपको समझ आने लगेगी चीज़ें सारी भी। ये मतलब आप मान के करके देखिएगा, 10 मिनट करके देखिएगा, आपके मन से सब, दिमाग से सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब क्या है कि कुछ लोग आध्यात्मिक पैटर्न पे भी काम कर रहे हैं। वो पैटर्न क्या है कि बहुत से लोगों में जब हमने सर्वे किया तो एक्सपेरिमेंट किया भी, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये अंदर से इच्छा जागृत की और अपने आप को, मान लो हम कहते हैं ना, अभी आप कहो भी पिताजी हम तो आपकी शरण में, क्योंकि क्या है बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिज्म में साइंस को भी पढ़ते हैं भाई, साइंस भी कुछ हद तक है और कुछ चीज़ स्पिरिचुअलिज्म है, लेकिन बहुत सारे एंगल में स्पिरिचुअलिज्म को साइंस से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ नहीं डिफाइन किया जा सकता। ऐसे में जो मेंटल आपका स्टेटस है उसको साइंटिफिकली कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं और लोगों को लगता है ये भी रूहानियत है। असल में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक तौर पे अब एक आदमी, जैसे मैं आपको वो 10 मिनट का बोला, इसको 2 आध्यात्मिक पैटर्न में ले। अभी आपने क्या किया, आपने अपना दिमाग शांत किया और आपने कहा अभी हजूर पिताजी को, पिताजी मैंने आपके सामने सरेंडर कर दिया, मैं मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, मैंने आप आंख बंद करके सुमन करने बैठ के भी गुरुजी मेरे को रास्ता दिखाओ भी, क्या सही और क्या गलत है, मेरे को कुछ समझाओ, मुझे नहीं पता, मैं आपकी शरण में हूँ। ये मतलब आध्यात्मिक तौर पे जब आप कहें इस तरह से किसी बात को, तो कभी अभी मैं आपकी शरण में हूँ जी, मुझे बताओ क्या सही है और क्या गलत। वो जब 10 मिनट आप रिलैक्स होगा आपका माइंड, तो साइंटिफिकली भी आपको वो समझ, आपका शांत मन आपको समझाएगा और आध्यात्मिक तौर पे भी आपको समझाएगा। अब आपकी गुरुजी के प्रति अगर भावना जुड़ी है, इमोशंस जुड़े हैं, उस इमोशंस में आपको कुछ सिग्नल मिलने लगते हैं जो आध्यात्मिक लेवल पे हैं। ये भी एक तरह की मतलब सुपर साइंस है, अध्यात्म पिताजी बोलते थे भी सुपर साइंस है। तो एक तरह की आध्यात्मिक ये चीज़ें हैं सुपर साइंस। उसमें क्या है कि आप जब आपको इशारे मिलने लगते हैं, जैसे एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया, बोला जी गुरुजी मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, आप बताओ। तो उसने 10 मिनट सुमन किया कि मुझे कोई इशारा दो। तो क्या हुआ, वो लाइव वीडियो देख रहा था यूपी का, अचानक से वो वीडियो फ्लैश होने लगा, वो मतलब ख़राब हो गया। उसे लगा भी मोबाइल में ख़राबी है, क्यों ना पेरेंट्स का चेक किया जाए, या मतलब वीडियो में पीछे से कोई ख़राबी आ रही है। तो जब ऐसा कुछ हुआ तो उसने क्या किया, दोबारा रिपीट करके देखा, उसने देखा भी हाँ उसको ये सिग्नल्स मिलने शुरू हुए, उसको लगा भी हाँ ये सब गलत हो रहा है।
कोई सिग्नल आपको मिल जाएगा। ये फ्रीक्वेंसीज हैं, सुपर साइंस है, जो लोग स्पिरिचुअलिज्म को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। उसके बाद उसने अपना दिमाग चलाना शुरू किया। मतलब कहने का मतलब ये भी आपको अपना कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड रिलैक्स करके कॉन्सेंट्रेट करना और उसके बाद सोचना शुरू करना है। और यही चीज़ सिमरन के जरिए भी होती है। ये चीज़ आप प्राणायाम योगा करने वाले लोग भी कर लेते हैं, जो ध्यान साधनाओं में बैठते हैं, योगासन में बैठते हैं, वो भी कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि अपने पास चलो सिमरन है तो हम उसको आसानी से कर लेते हैं। पर अगर साइंस आप योग इसकी साधना की नॉलेज रखते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं। इस सारी चीज़ों से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, आप बिना मतलब वहाँ जाएं बरनावा अभिनय जी मैं तो परख के आऊँगा, तो आप तब जाएं जब आप मेंटली इतना स्टेबल हों। आप मेंटली स्टेबल हो भी आपके डिसीजंस को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता। वो तब होता है जब आदमी अपना गुस्सा और अपनी खुशी दोनों कंट्रोल में कर सकते हो। जब आपको पता है भी आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, आप उस गुस्से को कंट्रोल करना जानते हैं, मतलब आप अपने सबकॉन्शियस इमोशंस पे कंट्रोल करना जानते हैं, तब आप समझ सकते हैं भी क्या गलत और क्या सही। वरना ओवर स्मार्ट बन के जाएंगे तो फंस के ही आएंगे। तो खैर ये चीज़ें डिस्कशन में रहेंगी हमारी। और धीरे धीरे अब जो वीडियोज़ हैं, आपने वो वीडियो सुनेंगे यूट्यूब पे, अब दोबारा से उस वीडियो को एक एक करके सुनना कीजिए वापस से। आज आप एक काम करिएगा भी, वो वीडियो दोबारा से सुनना, मतलब जो ये हार्ट टू हार्ट MSG पार्ट 1 है, इसको दोबारा से सुनना। पार्ट 1 को सुनना, 10 मिनट दिमाग शांत करना और सोचना शुरू करना। आपको अपने आप वो चीज़ नकली दिखने लगेगी, अपने आप ही दिखने लगेगी। लेकिन क्या है मसला, आप साधन ये जानते हैं योगासन वगैरह, तो उससे करिए। सबसे आसान है 10 मिनट नाम जपिए, बिल्कुल आसानी से काम हो जाएगा। बाकी क्या है, जो यूपी वाले बाबा जी शिक्षा दे रहे हैं वो तो दिख ही रही है कमेंट्स के अंदर। तो खैर शिक्षाएं हैं, अभी दर्शन करके आए, प्रसाद खाए हैं गाड़ियों वाला, तो गाड़ियाँ तो बकेंगी ही, तो बक लेने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो खैर हम हर रोज़ आपको कुछ वचन सुनाते हैं मस्ताना जी महाराज के, आज के संदर्भ में जो हुए हैं, और वो रूहानियत के सच्चे रहबर ग्रंथ में वो वचन लिखे हुए हैं। तो वचन हम आपको थोड़ा थोड़ा रोज़ बहन वीरपाल कौर पढ़ के सुनाते हैं, थोड़ा बेसिक जानकारी भी देते हैं। उनको आप कोशिश करें सुनने की, समझने की। तो अगला सेशन हमारा बहन वीरपाल कौर का रहेगा, तो हम उनको फ़ोन लाइन पे ले लेते हैं। Power on. Connected. जी, तो बहन वीरपाल कौर, गुरु तेरा यस्ता बेटे आवाज़ आ रही है? हाँ जी हाँ जी, तो हमारे साथ लाइन पे हैं। तो हाँ जी बहन। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, बहुत सारी संगत खास करके पंजाब की संगत ना मेरे को कुछ मैसेज करती है व्हाट्सएप पे, कितने दिनों के वैसे तो आ रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि बहन जी भी जब पहले गुरु पिता जी की जब भी पैरोल लगती थी ना, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगती थी पैरोल के लिए, तो बहुत से लोग पंजाब में शोर करने लगते थे, जैसे खट्टा तूर